चलिए आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहे हैं सांख्यिकी। ये आपका एक पेपर है सेमेस्टर 4 में। स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, सांख्यिकी है क्या। स्टैटिस्टिक्स जैसा नाम उसका हिंदी में जब आप उच्चारण देख रहे हैं तो हिंदी में उसका उच्चारण है सांख्यिकी। सांख्यिकी संख्याओं के बीच, विभिन्न संख्याओं के बीच एक निश्चित उत्तर को प्राप्त करना सांख्यिकी है। और जब विभिन्न संख्याएं आपके पास दी गई होती है तो उनको हम लोग पहले सम्मंक बोलते हैं। जब विभिन्न संख्याएं दी गई होती है तो वो सम्मंक होती है, और ये किसी भी प्राकृतिक और सामाजिक घटना का कैलकुलेशन करता है, उसका फोरकास्टिंग करता है, उसका अनुमान करता है। फोरकास्टिंग मतलब अनुमान करना है, और पारस्परिक एक दूसरे के साथ संबंध व्यक्त करने के लिए ये किया जाता है। तो सांख्यिकी जो है वो मूलतः अगर आप देखें तो विभिन्न तरह की संख्याओं के बीच संबंध उत्पन्न करते हुए और उत्तर की प्राप्ति करवाने का ये काम करता है। वैसे सांख्यिकी है तो बहुत उलझपूर्ण तरीके से देखा जाने वाला एक चीज़ है, लेकिन इतना भी उलझपूर्ण नहीं है, क्योंकि इससे जो उत्तर प्राप्त होता है वो उत्तर बहुत विश्वासजनक उत्तर होता है और बहुत उपयोगी उत्तर भी होता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये विश्वासजनक है, ये उपयोगी उत्तर भी आपको प्रदान करता है। तो ये सांख्यिकी की खासियत है। सांख्यिकी की कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो वो सांख्यिकी का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि जो सम्मंक है, जो सांख्यिकी के जो स्टैटिस्टिक्स है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। उसमें तथ्यों का समूह है, बहुत सारे तथ्य उसमें शामिल किए जाते हैं। किसी व्यक्ति की लंबाई, किसी व्यक्ति की ऊंचाई, किसी व्यक्ति की चौड़ाई यानी उसका वजन, किसी व्यक्ति के पैर की लंबाई, किसी व्यक्ति के हाथ की लंबाई, किसी व्यक्ति का उम्र, किसी व्यक्ति की आयु वगैरह वगैरह, बहुत सारे तथ्य उसमें आते हैं। तो सांख्यिकी जो है वो कई तरह के तथ्यों का समूह है। दूसरा कहता है कि जितने भी सांख्यिकी में सम्मंक होते हैं वो हमेशा संख्यात्मक रूप में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। सांख्यिकी में जितने भी हम लोग प्रश्न और उत्तर या जो भी फैक्टर्स देखेंगे वो सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो संख्या में ही होने चाहिए। ये सत्य है कि बिना संख्या का सांख्यिकी नहीं हो सकता है। अगर आप कहते हैं किलोमीटर, मिलीमीटर, सिर्फ ऐसा बोलते हैं तो वो सांख्यिकी नहीं हो सकता है। अगर आप कह सकते हैं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तब वो सांख्यिकी हो सकता है। अगर आप कहते हैं 50 किलोमीटर, वो सांख्यिकी हो सकता है। लेकिन अगर संख्या को आप मतलब रेफरेंस नहीं दे तो भी सांख्यिकी नहीं हो सकता। अगर आप सिंपल कह दें कि 10, 20, 50, 100 और बगल में उसका कोई रेफरेंस नहीं दे तो वो भी सांख्यिकी नहीं हो सकता है। यानी यह संख्याओं का समूह है, और वो सांख्यिकी हमेशा कभी न कभी रेफरेंस में होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10 लिखते हैं तो उसके बगल में होना चाहिए कि ये 10 वर्ष बोल रहा है, या 10 रुपया बोल रहा है, या 10 किलोमीटर बोल रहा है, या 10 किताबें बोल रहा है। तो वो 10 क्या है? सिर्फ अगर आप 10 लिख देते हैं तो उससे सांख्यिकी नहीं हो सकता है। और सिर्फ आप किलोमीटर लिख सकते हैं, किताबें लिख देते हैं, मिलीमीटर लिख देते हैं तो भी सांख्यिकी नहीं होता है। सांख्यिकी होने के लिए अंक के बगल में उसका रेफरेंस दिया जाना भी अति अनिवार्य है, तभी वो सांख्यिकी पूरा माना जाता है। सांख्यिकी के बारे में कहता है कि स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू ए मार्केट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काउजेस। सांख्यिकी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और सारे फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप ऐसा ये समझते हैं कि बरसात के सीजन में, अभी जो बारिश का सीजन है, इस समय धान का उत्पादन पूरे भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, तो ये हम कह सकते हैं सिर्फ आप अपने झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो बरसात पर ही सिर्फ निर्भर नहीं है, वहाँ पर उत्पादन करने के लिए वो लोग खुद के पैदावार पर भी निर्भर होते हैं, खुद के उनके सिंचाई के साधन होते हैं, और खुद भी वो लोग उत्पादन कर सकते हैं धान का। तो हम लोग ये कहें कि बरसात के दिनों में भारत में सबसे अधिक धान का पैदावार 1 लाख मैट्रिक टन हुआ, अगर ऐसा हम लोग कहते हैं, तो ये फैक्टर जो है वो बरसात के साथ गर्मी या जाड़े में भी अफेक्टेड हो सकता है, अगर उसके पास सिंचाई के और अनुकूल कुछ मौसम के साधन वैसे मिल जाए तो वहाँ पर ये कहता है कि अलग अलग फैक्टर पर निर्भर करता है। अब झारखंड में मान लीजिए कि खूब बारिश हो गई, उस समय ठीक ठाक था, अब बारिश होने के लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं, और अगर बारिश नहीं हो तो शायद धान का उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
तो उस समय 1 लाख मैट्रिक टन की जगह पर हो सकता है 990 लाख मैट्रिक टन ही उत्पादन हो। तो ये अलग अलग फैक्टर पर निर्धारित करता है। बारिश अगर कम हुई तो उत्पादन भी कम होगा, बारिश अच्छी हुई और समय पर बारिश हुई, ये भी जरूरी है, समय पर बारिश होना। बेमौसम बारिश होने से कोई बहुत अधिक फायदा नहीं होता है, वो नुकसान ही कर जाता है। तो कई सारा फैक्टर्स है। आप स्टैटिस्टिक्स में ये भी देखते होंगे कि कोरिलेशन जब बनाया जाता है तो वहाँ पर ये एज्यूम किया जाता है कि जो भी लंबे माँ पिता होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। अगर माँ पिता की हाइट छोटी है तो बच्चों की भी हाइट छोटी होती है। माँ पिताजी की उम्र अगर ज़्यादा एज में शादी हुई है तो बच्चों का ग्रोथ जो होता है वो उतना मजबूत नहीं हो पाता। हर चीज़ का एक फैक्टर बना हुआ रहता है। तो स्टैटिस्टिक्स में जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर से डिपेंडेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई फैक्टर नहीं डिपेंड करता है, फैक्टर जरूर डिपेंड करता है। तो फैक्टर डिपेंड करने के बाद ही उसके रिजल्ट को आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाय इन्यूमरेशन ऑफ एस्टिमेशन और एस्टिमेशन। सांख्यिकी जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ अनुमान के द्वारा एकत्र किया गया आंकड़ा होता है। सांख्यिकी में कुछ ना कुछ अनुमानित आंकड़े भी लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ऑलवेज जो आंकड़े होते हैं वो फर्स्ट हैंड सोर्स के होते हैं या प्राइमरी सोर्स के होते हैं, कभी कभी वो सेकेंडरी सोर्स के भी आंकड़े होते हैं। और वैसे आंकड़े जो होते हैं वो मान के ये चले जाते हैं कि वो लगभग लगभग ठीक होंगे। आप लोग पहले पढ़े होंगे, एक चैप्टर था इंट्रापोलेशन, एक चैप्टर था अंतर्गणन। वो इंट्रापोलेशन चैप्टर में क्या होता था कि जो भी आंकड़ा दिया हुआ गया होता था, वो जो आंकड़ा होता था वो मतलब क्या होता था कि जैसे 10, 20, 25, 30, 40 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बीच का एक अंक खो गया। तो बीच का जब एक अंक खो गया तो हम लोग इंट्रापोलेशन चैप्टर की सहायता से उसका कैलकुलेशन करके निकालते थे कि वो बीच का अंक क्या था। वो इंट्रापोलेटेड फिगर कहलाता था। तो वैसे स्थिति में यहाँ पर कभी कभी अगर जरूरत पड़ता है तो अनुमानित आंकड़ा का भी प्रयोग स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है, कभी कभी जरूरत पड़ने पर। वैसे ज़्यादा अगर आप अनुमानित का प्रयोग कीजिएगा तो रिजल्ट जो है वो सही नहीं हो सकता, रिजल्ट हो सकता है कि गलत आपके पास आ जाए। लेकिन मैक्सिमम ये कोशिश किया जाता है कि आंकड़ा जो होना चाहिए वो अधिकतम से अधिकतम आंकड़ा क्या होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, रियल होना चाहिए। हाँ, अगर आप आंकड़ा आपके पास पॉसिबल नहीं है तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो सकता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम बता देते हैं। बाय द वे ये एग्जांपल समझ के समझिएगा थोड़ा सा, कि जैसे आप लोग को किसी को ये पता है कि पॉपुलेशन काउंट किया जाता है, सेंसस काउंट किया जाता है भारत में कब, भारत में जनगणना कब की जाती है, किसी को पता है? हर 10 साल में। 10 साल पर। हर 10 साल पर। कब? ये भी होता है कि कब? हाँ, 2011, 2021 इसी तरह से। ये मान के चला जाता है कि जिस वर्ष के अंत में एक आता है उस वर्ष में जनगणना गिनी जाती है, भारत की सेंसस कैलकुलेट किया जाता है। इस वर्ष कोरोना के चलते शायद संभवतः लगता है कि इस नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है, नहीं तो 2021 इस वर्ष भी था, इस वर्ष भी कैलकुलेट होना चाहिए था। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2011 में मान लीजिए कि हमने ये कहा था कि हमारे देश की आबादी अगर 128 करोड़ थी, मान के ये कहते हैं, एक एग्जांपल हम देते हैं कि 125 करोड़ 2011 में हमारी आबादी थी या 100 करोड़ जो भी आबादी थी, ये एक एज्यूमेबल फिगर है। इस वर्ष भी मान लीजिए कि सेंसस किया गया, मान के चले कि सेंसस किया गया और उसका रिपोर्ट अप्रैल या मई या जून में आ जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाया। अब एक जो एनालिसिस करने वाला आदमी है वो किसी पर्टिकुलर एक घर में जाता है और वहाँ पर पूछता है कि आप लोग कितने परिवार के सदस्य हैं। किसी ने कहा कि 10 है, किसी ने कहा 5 है, किसी ने कहा 4 है। सब कुछ वो कैलकुलेट करके जाता है, सब कुछ वो डाटा एंट्री कर लेता है। और जिस समय रिपोर्ट प्रेजेंट करने की बारी आती है तो वो जो रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है वो 100% गलत आंकड़ा हो जाता है, वो 100% गलत आंकड़ा हो जाता है। अगर आप कहिएगा कि इतने मास लेवल पर इतने मेहनत करने के बाद जो आंकड़ा आता है, हर एक इंडिविजुअल घर को जब आप पूछते हैं, हर एक घर पर जाकर सेंसस किया जाता है, तो फिर वो आंकड़ा गलत कैसे हो जाता है? उसके पीछे 3-4 फैक्टर्स होते हैं गलती होने के पीछे। आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक ऐसी भी आबादी है जिसका सेंसस में कोई स्थान ही नहीं है, सेंसस में उसका कोई गिनती ही नहीं गिना जाता है। वैसे खाना बदोश लोग जिनका कोई घर नहीं है, वैसे खाना बदोश लोग जो रेल की पटरियों के अगल बगल में रहते हैं, फुटपाथ में रहते हैं, जिनका कोई आधार कार्ड नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, जिनका कोई रैन बसेरा नहीं है,
आज इस शहर में है, कल उस शहर में है, परसों उस शहर में है। वैसे लोगों की तो आबादी कैलकुलेट ही नहीं होती है भारत में। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत में लगभग अगर वैसे सारे लोगों की आबादी को कैलकुलेट कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो जितना ऑस्ट्रेलिया महादेश की आबादी है वो टोटल का टोटल एक आबादी तो यहाँ भारत में बिना काउंटेड पर्सन की है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है वो आबादी के लगभग भारत में अनकाउंटेड पर्सन है। अगर हम लोग ये कहें कि आज के डेट में 132 करोड़ या 135 करोड़ भारत की आबादी है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि वो लोग भी भारत में ही रह रहे हैं, भारत के ही किसी जमीन में रह रहे हैं, भारत का ही खाना खा रहे हैं, भारत का ही दाना खा रहे हैं, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं है, संख्या उनकी कैलकुलेट ही नहीं है। जितना ऑस्ट्रेलिया का दूसरा आबादी है उतना आबादी भारत में अनकैलकुलेटेड है। हाँ, लोग कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए। कुछ दिन पहले तो आया था न्यूज में, जितना ऑस्ट्रेलिया का आबादी उतना तो भारत में ग्रुप डी का नौकरी भरता है। सही बात है। ये भी एक बेरोजगारी का अच्छा उदाहरण है, और ये भी एक उदाहरण है कि भारत में जितना ऑस्ट्रेलिया महादेश की आबादी है उतना का उतना तो यहाँ अनकाउंटेड आबादी है, जो नहीं आधार कार्ड यूज करता, ना कोई राशन कार्ड यूज करता है, और उनकी जनसंख्या भी कोई कम नहीं होती है कि घर में 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं। तो वो भी एक फैक्टर है कि कभी कभी जो आंकड़े होते हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि अपने इतना मेहनत करके, केंद्र सरकार इतना मेहनत करके वो आंकड़ा कलेक्ट कराता है 10 साल में, हर एक घर पर जाकर, इंडिविजुअली एक घर पर जाकर, प्रत्येक एक घर पर, ध्यान दीजिए, हर एक घर पर जाता है वो आदमी जो वहाँ का जो ऑथराइज पर्सन होता है, लेकिन वो आंकड़ा सही नहीं होता है। दूसरे फैक्टर में बात करूँ कि जो गलतियाँ कैसे हो जाती है, जब कोई फैक्टर, लड़कियां भी है भाई, देखो उसको आप लोग मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा, जब एक घर पर जाता है वो एनालिसिस करने वाला आदमी, और वो एनालिसिस करता है, और बाय द वे अगर उस घर में कोई नया मेहमान आने वाला है जिसकी संख्या आपने नहीं बताया, अगर उस घर में कोई नया मेहमान आने वाला है और आपकी उसने वो संख्या नहीं बताया, कोई माताएं 7 या 8 महीने के लगभग पूरी हो चुकी है, 1 या 1.5 महीना बच रहा है उनको नए मेहमान को जन्म देने में, और जब तक वो रिपोर्ट बनकर जाता है, तब तक जब रिपोर्ट बन के जाता है तब तक वो नया मेहमान आ चुका होता है, वो भारत की आबादी का हिस्सा बन चुका होता है, लेकिन फिर भी वो काउंटेड में नहीं रहता है, उसकी गिनती वहाँ पर काउंटेड नहीं की जाती है, वो लोग काउंटेड नहीं होते हैं, उनकी गिनती ही नहीं होती है वहाँ पर। तो वैसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि क्या वो कैलकुलेशन सही था? बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि उनके कैलकुलेशन के अनुसार से जो रिपोर्ट कैलकुलेट करते हैं वो लिविंग पर्सन जो आपके उसके आंख के सामने होते हैं उन्हीं को वो लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर कोई नया मेहमान भी आया है इस धरती में जो रिपोर्ट बनने तक भी आ चुका है, और वैसे वैसे कई मेहमान होते हैं, हर घर की तो नहीं बात कही जाए, लेकिन कई मेहमान वैसे आ गए होते हैं, नए बच्चों का जन्म हो चुका होता है जो रिपोर्ट बनने के पहले ही आ चुके होते हैं, लेकिन जब वो रिपोर्ट कैलकुलेट किया गया होता है तब उस समय वो नहीं होते हैं। तो वैसे स्थिति में क्या माना जाता है कि वो कैलकुलेशन जो फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर्स गलत हो गए होते हैं। मैं और भी कुछ एग्जांपल्स लेकिन खुलेआम इस चैनल पर नहीं बता सकता, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पर जाएगा, वहाँ भी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स बताए जाएंगे कि जब सेंसस का कैलकुलेशन होता है तो कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाता है। कई सारे और भी फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं कि एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी इज एक्सपेक्टेड इन कलेक्शन ऑफ डाटा। अभी जिस बात का चर्चा कर रहे थे वो फिर आ गया कि हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि जो मानक लिए गए हैं, जो आंकड़े लिए गए हैं उसमें शुद्धता हो, जो आंकड़े लिए गए हैं उसमें शुद्धता हो, जो मानक लिए गए हैं उसमें शुद्धता हो, जो अंक लिए गए उसमें शुद्धता हो। इसीलिए बहुत कम ये प्रयास करना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में कि हम लोग सेकेंड हैंड वे का सोर्स यूज करें। सेकेंड हैंड वे का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी वो आंकड़े को कलेक्ट कर लिया है और उस आंकड़े को कलेक्ट करने के बाद आप उसको यूज कर रहे हैं, तो उसमें वो एक्यूरेसी नहीं होता है, उसमें वो रियलाबिलिटी कम होता है, जितना रियलाबिलिटी आप स्वयं कलेक्ट करते हैं आंकड़ा उसमें होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में कभी कभी आप अब सेंसस की बात करें तो सेंसस में कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक आदमी पूरे भारत की जनसंख्या को गिन सकता है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए हमेशा सेकेंडरी सोर्स पर आपको निर्भर रखना पड़ेगा। अपने गांव का तो आप गिन ही नहीं सकते हैं, तो पूरे भारत की तो बात ही दूर है, आप अपने गांव का नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत टफ वर्क है। नेक्स्ट वन इज दैट द कलेक्शन ऑफ डाटा इज डन फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस इन ए सिस्टमैटिक मैनर।
जब डाटा आप कलेक्ट कर लेते हैं तो डाटा को कलेक्ट करने के बाद सिस्टमेटिक वे से अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सिस्टमेटिक वे से अरेंज नहीं करेंगे रिजल्ट कभी भी आपका सही नहीं आएगा। जब डाटा आप सिस्टमेटिक वे से कलेक्ट कर लेंगे तभी आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, रिजल्ट सही आएगा। डाटा सही होगा, इनपुट सही होगा तो रिजल्ट सही होगा, आउटपुट सही होगा। अगर डेटा ही गलत हो जाएगा, इनपुट ही गलत हो जाएगा तो उससे निकला हुआ आउटपुट जो है वो कभी सही नहीं हो सकता है। अगर आप पता करें कि गेहूं का अगर खराब दाना आप पीसने के लिए देंगे तो क्या आटा बढ़िया थोड़ी आएगा, आटा का भी वही क्वालिटी आएगा। इनपुट ही गलत होगा, जब आंकड़ा ही गलत होगा तो आउटपुट को आप बढ़िया करने का सोच भी नहीं सकते हैं, आउटपुट भी आपका गलती ही आएगा। नेक्स्ट कहता है कि स्टैटिस्टिक्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन ऑफ टू ईच अदर। जब भी स्टैटिस्टिक्स का आप यूज कीजिए तो एक अच्छे स्टैटिस्टिशियन वही माने जाते हैं जिसमें ये कैपेसिटी होता है कि हर एक डिजिट को दूसरे डिजिट के साथ आप रिलेशन बना सके। कभी फेसबुक, कभी क्या, आप लोग तो बहुत तेज स्टूडेंट है, फेसबुक का तो बराबर आप लोग यूज़ करते होंगे। उसमें देखते होंगे कि फेसबुक का जो होम पेज होता है उसमें 3-4 माथा फोटो बना हुआ रहता है, नाम नहीं लिखा रहता है लेकिन वो पीछे आपके मित्र का ही फोटो होता है और वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। ये लाइन को उस लाइन से जोड़ रहा है, उस लाइन को इस लाइन से जोड़ रहा है, इस लाइन को उस लाइन से जोड़ रहा है, वो एक जाल बना देता है। फेसबुक क्या है, यही ना बनाता है। उसमें देखते होंगे ना कि वो जो फिगर बना हुआ रहता है, एक मुंडे दूसरे मुंडे से जुटा, वही मुंडे तीसरे से जुटा, तीसरा चौथा से जुटा, ऐसा ऐसा बनाता है। तो स्टैटिस्टिक्स में भी जो अंक होते हैं वो अंक ऐसे होने चाहिए कि वो अंक एक दूसरे के साथ रिलेशन रखें, सबका रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ ऑलवेज सबका रिलेशन होना चाहिए, तब वो स्टैटिस्टिक्स रिलायबल स्टैटिस्टिक्स होता है। ये हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स तो रियली में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लेकिन एक और बात है कि कभी कभी स्टैटिस्टिक्स के बारे में लोग बुराइयां भी कर लेते हैं। तो ये बात सच है कि जिस आदमी में जितने अधिक अच्छाइयाँ होती है उसमें बुराइयां होती ही हैं। अगर बुराइयां नहीं हो तो वो अच्छा होने का मौका उसको नहीं मिलेगा। एक आप लोग दोहा पढ़े होंगे, किसी ने ऐसा दोहा पढ़ा है कि बुराइयों को भी सुनना चाहिए और जो भी आपके निंदक हैं उनको नियरे राखे बैठ। कोई बता सकते हैं उस दोहा को? नहीं सर, नहीं सुना। रहीमन कवि जी का है कहा हुआ दोहा। नहीं सर, नहीं सुना। रहीमन कवि जी ये कहते हैं कि जो भी आपकी आलोचना करता है, जो भी आपकी बुराइयां करता है, उसको आप अपने आंगन में बैठा के रखिए। कोई बताना चाहेंगे? इनको पता है यस ऐसा? सर। बताइए, अगर कोई जानते हैं तो बताइए। सर दोहा सुने बट पता नहीं। क्या है वो दोहा का शब्दार्थ, क्या है वो, क्या कहना चाहता है दोहा, बताइए। नहीं बता सकते वो दोहा का कि शब्दार्थ? हाँ बोलिए। कि अगर वो एक घास है तो मतलब सर कैसे इसका देखिए उसका शब्दार्थ ये कहता है कि उसका सामना करना। शब्दार्थ उसका ये है कि हर एक व्यक्ति को, जो भी उसका आलोचना करने वाला व्यक्ति होता है उसको अपने आंगन में बैठा के रखना चाहिए। उसकी इतनी इज्जत करनी चाहिए कि जो आपका आलोचना करे उसको आप अपने आंगन में बैठा कर इज्जत के साथ पेश कीजिए। ये नहीं कि वो आपका आलोचना किया तो आप उसको 4 गो गाली देकर चले कि तुम मेरा आलोचना किया, आज तुमको हम बताते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कवि बड़ा बढ़िया सी ये बात कहे, क्यों कहे इसके पीछे भी मैं आपको फैक्टर बता देता हूँ कि क्यों उसने कहा था कि आलोचना करने वाले की इज्जत करनी चाहिए। अब भी आप देखे होंगे कि पहले ज़माना में कोई भी काम होता था उसका फीडबैक कलेक्ट नहीं किया जाता था। अभी आप कोई भी वेबिनार होता है तो देखते हैं कि हम लोग उसमें फीडबैक एक कॉलम बनाते हैं। इवन कि कॉलेज में भी फीडबैक हो रहा है। आप लोग फीडबैक भरते भी हैं, पहले ऑफलाइन भरते थे, अभी ऑनलाइन फीडबैक भरते हैं। ये फीडबैक क्या है? यस सर। ये फीडबैक एक एनालिसिस है कॉलेज का, और वो एनालिसिस होने के बाद अंतिम में एक कमेंट बॉक्स होता है। उस कमेंट बॉक्स में आपको पूछा जाता है कि क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि गलत है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत है तो आप बताइए कि क्या गलत है, उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा।
एज ए प्रिंसिपल, एज ए मेंबर ऑफ मैनेजमेंट हम ये कोशिश करेंगे कि उसमें जो भी सुधार हो सकता है वो सुधार करें आपके लिए, जो भी आपकी अच्छाई के लिए। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये आलोचना अच्छे शब्दों में किया जाना चाहिए, उपहास भरे शब्दों में नहीं किया जाना चाहिए, किसी के हर्ट को नहीं लगना चाहिए। आलोचना हमेशा ऐसा होना चाहिए जो मर्यादित होना चाहिए और किसी के हर्ट को नहीं लगना चाहिए। अगर किसी के मर्यादा को ठेस लगाने वाली बात आप करके आलोचना करते हैं तो ये गलत है। आलोचना ऐसी होनी चाहिए जो समालोचना की तरह लगे, मतलब तर्क वितर्क करने के लायक लगे। तो स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ बुराइयां हैं, इतनी इसकी अच्छाइयां हैं तो एब्सोल्युटली इसकी बुराइयां भी होगी। और इसकी जो बुराइयां हैं वो क्या करता है, इसको अच्छा होने के लिए और अपॉर्चुनिटी देता है। जब तक आपको अपना अपना गलती नहीं पता चलेगा तो आप और अच्छे कैसे बनिएगा। आप अपने अनुसार से तो अच्छे हैं, आपको तो ये पता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास? यस ठीक है ठीक है, फोन आता है तो हाँ, तो कहा गया कि जब तक आपकी बुराई आपको नहीं बताई जाए तब तक आप कभी भी निखर कर सामने नहीं आइएगा। आपकी बुराई आपको बताना बहुत जरूरी है, आपकी आलोचना आपको करनी बहुत जरूरी है। आपको अपना आलोचक एक रखना चाहिए जो आपकी खाली बुराई ही आपको बताते रहे। रवि इतना गंदा लड़का है, रवि एकदम नहीं पढ़ता है, रीति खाली गाना गाती है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, निशा खाली पढ़ाई पर ध्यान देती है, दूसरा काम करती ही नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं है। अलका रानी कौशिक को कभी फुर्सत मिलता है तो ऑनलाइन क्लास करती है, नहीं फुर्सत मिलता है तो नहीं क्लास करती है। सर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखे तो नए नए लड़के ज्वाइन कर लिए, सर नहीं लिखते हैं तो सब आराम से घर पर पड़े हुए रहते हैं। ये आलोचना जानना जरूरी है। जिस दिन ये आलोचना को सुनने की आप में क्षमता हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी, उस दिन आप में निखार आ जाएगा। तो वही कहे थे उस कवि महोदय ने कि अपने आलोचक को हमेशा अपने नियरे बैठा के रखना चाहिए, अपने आंगन में कुटीर छवाए रखना चाहिए, ताकि वो जो आलोचना करेगा उससे आपको अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। और जितनी अधिक गलती आप सुधारिएगा उतना अधिक आप सुरक्षित होइएगा, सफल होइएगा और भविष्य में और निखरने का आपको मौका मिलेगा। देन यू विल बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, और तभी आप एक सफल व्यक्ति माने जाइएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आपका आलोचना कर रहा है, ये बहुत बुरी बात है, मेरा आलोचना क्यों किया है, नहीं, आलोचना को सुनने की शक्ति रखिए। तो स्टैटिस्टिक्स का भी आलोचना है, ऐसा नहीं कि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ अच्छाइयाँ ही है, बुराइयाँ नहीं है, ऐसी कहना बात गलत है, बुराइयाँ है इसमें भी। क्या क्या बुराइयाँ हैं ये हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट लाइक ए लाई ऑफ रेनबो। सांख्यिकी जो है वो बिल्कुल झूठ का इंद्रधनुष है। सांख्यिकी जो है वो बिल्कुल झूठ का इंद्रधनुष है। झूठ का इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष जो आकाश में होता है ओनली फील किया जा सकता है, लेकिन वो महसूस किया जा सकता है, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है। इंद्रधनुष वास्तव में नहीं होता है, सिर्फ ये महसूस किया जाने वाला चीज है। हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा भी होता है। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ महसूस किया जाने वाला चीज है। ऐसा कुछ लोग आलोचना करते हैं कि वास्तव में स्टैटिस्टिक्स है नहीं, ये झूठ का रेनबो है। जैसे इंद्रधनुष जब बनता है तो हम लोग देख के खूब खुश होते हैं, लेकिन ये तो प्राकृतिक एक बनावट है कि बारिश हुई, एक साइड धूप निकला, धूप की किरण उस पर पड़ी और ऊपर में एक रेनबो का सिंबल बन गया। ये प्राकृतिक नेचुरल एक इसको कहा जाता है कि ये रूल रेगुलेशन उसके तहत ये बना है, लेकिन वास्तव में रेनबो होता ही नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी ये कहता है कि ये वास्तव में कुछ होता ही नहीं है, लेकिन कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। स्टैटिस्टिक्स की अगली बुराइयां जो है, अगला जो इसका दोष कहा गया कि स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। स्टैटिस्टिक्स कुछ भी प्रूव कर देता है, कुछ भी प्रूव कर नहीं देता है। अगर आप 3, 4 और 2 का 3, 4 और 3.5 का अगर आप एवरेज निकालिए तो 3 + 4 + 3.5 इसका जो भी हो गया 4, 3, 7, 3, 10, 10.5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आ जाएगा 3.5। ये ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 3 + 3 + 3 का 3 + 3 + 4 का अगर आप एवरेज निकालिए तो 3, 3, 6, 6 + 4
10 डिवाइडेड बाई 3 इसकल टू कितना आएगा 3.3333 समथिंग आएगा। और जो ये एवरेज है वो वास्तव में वहाँ का अंक भी नहीं है। अंक क्या है 3 है और 4 है, और एवरेज क्या आया 3.3333 आया। तो क्या कहा गया कि जो एवरेज आता है वो वास्तव में कुछ होता ही नहीं है। तो ये कहता है कि ये कुछ भी प्रूव कर देता है, लेकिन ये सत्य नहीं है कि ये कुछ भी प्रूव नहीं करता है, कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई है। अगली बात ये कहता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है इसका मिसयूज होता है। तो मिसयूज तो हर चीज़ का होता है, हर जो अच्छी चीज़ होती है उसका मिसयूज होता है। अगर शराब का प्रयोग आप अच्छे काम के लिए करें तो यो यूज भी कहलाता है, और अगर आप बुरे काम के लिए करें तो मिसयूज भी कहलाता है। तो प्रयोग करना और न करना आप पर निर्भर करता है कि आप उसका यूज कैसे करेंगे, मिसयूज की तरह करेंगे कि अच्छे यूज की तरह करेंगे। ठीक इसको क्या कहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट लाइक ए क्ले। स्टैटिस्टिक्स जो है वो बिल्कुल क्ले की तरह है। क्ले का मतलब क्या, मिट्टी, जो गिल्ला मिट्टी बच्चे लोग अभी जो बनाता है प्रोजेक्ट में, और आप देखते होंगे दुर्गा जी का मूर्ति बनता है, उसी में शंकर जी का फोटो पीछे लगा हुआ होता है, उसी में गणेश जी का मूर्ति बनता है, कार्तिक जी का मूर्ति बनता है, माँ सरस्वती का मूर्ति बनता है, नीचे भैंसासुर का बनता है, महिषासुर का बनता है, नीचे उसका एक भैंस का बनता है, उधर बाघ का बनता है। मट्टी एक ही रहता है, मट्टी एक ही रहता है, और वही मट्टी सिर्फ आकार अलग अलग दे देता है। सिर्फ बनाने वाले के हाथ की कला हो जाती है कि वो सबका आकार अलग अलग दे देता है। वही मट्टी से दुर्गा जी बन जाता है, वही मट्टी से लक्ष्मी जी बना देता है, वही मट्टी से सरस्वती जी बना देता है, कार्तिक भगवान, गणेश भगवान, सब चीज बना देता है। सबका मुखड़ा अलग हो जाता है, सबका पहनावा अलग हो जाता है, सबका पूजा भी अलग अलग हो जाता है। और वही जब पूजा करने वाले भक्त जाते हैं तो दुर्गा जी की पूजा करके आ जाते हैं, और वही दुर्गा जी के बगल में उसी मिट्टी से बना हुआ जो महिषासुर होता है उसको कोई नहीं पूजा करता है। करता है क्या कोई पूजा? कोई नहीं पूजा करता। वो राक्षस है, वो दैत्य है। वो भी इंसान का एक अंग था, ये नहीं बाद में लोग को पता चला, लेकिन वो कहा गया कि राक्षस है, दैत्य है, और उसका वध कर रही है माँ दुर्गा, इसलिए उसका पूजा नहीं होता है। राक्षस का और दैत्य का अंत हुआ, इसलिए माँ दुर्गा का पूजा होता है। तो स्टैटिस्टिक्स को कहा जाता है कि ये क्ले है। आपके हाथ में अगर गुण है तो आप उसको दुर्गा जी का रूप दे दीजिए, और आपके अगर हाथ में अवगुण है तो आप महिषासुर का जब भी आप रूप दे दीजिए। पूजा करना न करना ये तो लोगों की काम है, आपका काम तो है नहीं। आपका काम तो स्ट्रक्चर तैयार कर देना है। तो अगर आप में अच्छाइयाँ हैं तो आपके द्वारा बनाए गए स्टैटिस्टिकल जो आंकड़े हैं उसका पूजा होगा, और अगर आप में कला नहीं है तो शायद आपका बनाया हुआ स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उसका पूजा नहीं होगा। तो ये लोग निर्भर करता है पूजा करने वाले पर। तो ये बिल्कुल क्या कहा गया कि ये क्ले की तरह है, ये मिट्टी, गीली मिट्टी के समान है। बनाना न बनाना, किस तरह से बनाना, ये आप पर निर्भर करता है। सांख्यिकी के बारे में एक चीज और भी लोगों ने कहा कि सांख्यिकी कुछ भी प्रूव कर देता है। ठीक है, सही बात है, सांख्यिकी कुछ भी प्रूव कर देता है, लेकिन इसको भी समझने वाला ऐसे समझाया कि सांख्यिकी का प्रयोग करने वाला अगर कोई अंधा आदमी है, सांख्यिकी का प्रयोग करने वाला अगर कोई अंधा आदमी है, और उसको आप पकड़ा दीजिए एक हाथी, मतलब वो रस्सी से बंधा हुआ हाथी है, खुला हाथी नहीं है, और रस्सी से बंधा हुआ हाथी या सिक्कड़ से बंधा हुआ हाथी के सामने एक अंधे आदमी को भेज दीजिए, और उसको कहिए कि आप इसका एनालिसिस करो कि ये क्या है। वो छुएगा, टटोलेगा, महसूस करेगा, और उसके बाद वो उसका एनालिसिस करेगा। तो छुएगा, टटोलेगा, महसूस करेगा, और क्या एनालिसिस करेगा? जब उसकी पैर को छुएगा तो वो कहेगा कि ये तो स्ट्रीट लाइट का पोल है। जब हाथी के पैर को छुएगा, गोल गोल जब उसको मिलेगा, लंबा लंबा मिलेगा, तो बोलेगा कि ये गांव में जो स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट का जो पोल होता है वो ये पोल है। जब उसके कान को छुएगा तो कहेगा कि घर में रखने वाला सूप है, सूप जिससे आप लोग देखे होंगे, सूप देखेंगे घर में, वो सूप है। उसके पूंछ को छुएगा तो बोलेगा ये तो बहुत बड़ा रस्सी लग रहा है। तो बस एक अंधा आदमी आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हाथी का एनालिसिस करने के लिए दीजिएगा, तो जैसे अज्ञानी आदमी होता है अगर उसको आप दे दीजिएगा तो वो भी इसी अज्ञानी की तरह एनालिसिस करेगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं, उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि वो है क्या। जब उसको दिखाई नहीं पड़ेगा कि वो है क्या, तो जिसको जो पाएगा वैसा बताएगा। पैर को बताएगा कि ये स्ट्रीट लाइट का पोल है, उसके कान को बताएगा कि ये सूप है, उसके पूंछ को बताएगा ये रस्सी है, पेट को कुछ और बड़ा सा बर्तन बता देगा, जो चाहेगा वो बता देगा। तो ये प्रयोग करने वाले पर निर्भर
करता है कि उसका एनालिसिस कैसे करता है। स्टैटिस्टिक्स को और भी एक दूसरे परिभाषा से कहा गया है कि स्टैटिस्टिक्स वो महत्वपूर्ण हथियार है, महत्वपूर्ण हथियार है जिसको प्रयोग करने वाला डॉक्टर अगर जानकार है तो वो किसी की जान बचा भी सकता है, और अगर वो प्रयोग करने वाला आदमी जानकार नहीं है तो उसी स्टैटिस्टिक्स से वो किसी की जान ले भी सकता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है मेडिकल लाइन में, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है कि अगर आप उसका मिसयूज कर दिए तो वो किसी की जान ले लेगा, और वही दवाई अगर आप किसी का सही यूज कर लीजिए तो वो किसी की जान बचा भी देगा। मेडिकल लाइन में एक ही दवाई है लेकिन उसका यूज अलग अलग होता है, निर्भर करता है उस प्रयोग करने वाले जानकार व्यक्ति के ऊपर कि उस दवाई का प्रयोग किसी पर कब किया जाए और किसी पर कब नहीं किया जाए। कैंसर में प्रयोग होने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल सांप के जहर की तरह जहरीली और बहुत खतरनाक दवाइयाँ होती हैं। अगर किसी को ये पता चल गया, झूठ मूठ का कई रिपोर्ट पैदा कर दिया कि इसको कैंसर है, और जो बिना जाने डॉक्टर उसको अगर वह दवाई दे देता तो आदमी का तो ऊपर जाना तय है, और अगर रियली में वो दवाई कैंसर पेशेंट को दिया जाए तो शायद उस आदमी का बचना भी तय होगा। तो ये तो निर्भर करता है कि दवाई एक ही है, आप प्रयोग कैसे करेंगे। अगर आपको आता है उस दवाई का प्रयोग करना, अगर आपके पास अनुभव है, आपके पास क्षमता, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कैपेसिटी है, तो आप उसका बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर लीजिएगा, किसी की जान बचा दीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स भी कुछ इसी तरीके से है कि जिसको प्रयोग करना ही नहीं आता है वो क्या करेगा, जिसने इसके बारे में कभी जाना ही नहीं, कभी इसने अनुभव ही नहीं किया, उसकी प्रगति के बारे में कभी नहीं जाना, उसके डेप्थ के बारे में नहीं जाना, उसके रूल रेगुलेशंस के बारे में नहीं जाना, उसके टूल्स के बारे में नहीं जाना, वो क्या कहेगा, वो तो इसके बारे में बुरा ही कहेगा। लेकिन जो जाना उससे पूछिए तो कहेगा कि स्टैटिस्टिक्स से तो बड़ा कुछ है ही नहीं। हर चीज में स्टैटिस्टिक्स है, हर एक चीज में स्टैटिस्टिक्स है। आप अपने घर का बजट भी बनाते हो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स है, आप अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं तो यहाँ भी डेटा एनालिसिस के तहत स्टैटिस्टिक्स हो रहा है कि जूम में 40 मिनट का क्लास होगा, अगर अभी तक 36 मिनट या 37 मिनट बीत चुके हैं तो आपके पास 2 मिनट का समय है। ये सब आंकड़ा है, 2 मिनट बचे हुए स्टैटिस्टिकल आंकड़ा है ये सब, और ये प्रूव्ड आंकड़ा है कि जैसे ही 40 मिनट हो जाएगा वैसे आपका क्लास फिनिश हो जाएगा। हम चाहे ना चाहे कुछ भी हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा वहाँ तक ही जाएगा, ये प्री डिटरमाइन है। तो ये स्टैटिस्टिक्स की कुछ बुराइयां भी हैं और कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन कुल मिला के नट सेल में निष्कर्ष के तौर पर तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स बुरी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी चीज़ है। निर्भर करता है इसके प्रयोग करने वाले पर कि वो इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अगर आप में अनुभव है, आप में योग्यता है, आप में जानकारी है तो आप स्टैटिस्टिक्स के अच्छे पार्ट का प्रयोग करेंगे। आप में योग्यता नहीं है, आप में जानकारी नहीं है तो आप उसके बुरी बातों का ही प्रयोग करेंगे। ये हो गया आज की स्टैटिस्टिक्स की कहानी।